Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's quick revision series, we will talk about rise of Maghda, foundation of Mauryan Empire, and Alexander invasion in India. Let's start without wasting any time. सबसे पहले बात करते हैं राइज ऑफ मगधा एंड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगर हम मगधा की बात करते हैं, हमने लास्ट महाजनपद वाले लेक्चर में देखा था कि 16 महाजनपद थे। अब उन 16 महाजनपद में से जो मगधा था वो एक एम्पायर की तरह राइज हुआ। अब ऐसे क्या चीजें थी कि जो मगधा एज ए एम्पायर की तरह राइज हुआ और बाकी जो महाजनपद थे वो डिक्लाइन होते चले गए। सबसे पहले हम बात करेंगे मगधा की ज्योग्राफी की। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो मगधा की पहले का कैपिटल क्या थी? राजगृह थी। अब हम राजगृह की बात करें तो राजगृह क्या थी? 5 हिल से सराउंड करती थी, जिससे कि राजगृह के ऊपर अटैक करना काफी मुश्किल था। उसके बाद मगधा की कैपिटल शिफ्ट करी गई पाटलिपुत्रा, और पाटलिपुत्रा की जो सॉइल थी वो काफी फर्टाइल थी, वहां पर आयरन माइंस थी, और साथ में पाटलिपुत्रा जो थी वो भी एक सेफ लोकेशन थी, बिकॉज पाटलिपुत्रा के आसपास क्या था? आज का जो पटना वाला रीजन है वो आपका पाटलिपुत्रा है, और वहां से रिवर फ्लो करती थी, इसलिए पाटलिपुत्रा भी काफी सेफ कैपिटल मानी जाती है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मगधा की। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो मगधा के पहले इंपॉर्टेंट रूलर थे आपके बिंबिसारा। बिंबिसारा कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने रूल कब तक किया? 544 बीसी टू 492 बीसी तक इन्होंने मगधा के ऊपर रूल किया। इन्होंने मगधा को काफी एक्सपेंड किया। कैसे एक्सपेंड किया? कहीं कहीं पर इन्होंने मतलब वॉर का सहारा लिया, जहां जहां पर वीक रूलर्स थे उनको लगा ये वॉर से वहां पर अपनी विक्ट्री को हासिल कर सकते हैं, वहां पे इन्होंने वॉर का सहारा लिया। और साथ में कई जगह पर इन्होंने मैरिज अलायंसेस बनाए कि सपोज कोई भी जो आज के टाइम पर होता है कि ऐसा होता है ना कि एक जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो अपोजिटली उनको थोड़ा सा बेंड डाउन होकर रहना पड़ता है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो वही चीज थी, कई जगह इन्होंने मैरिज अलायंसेस का सहारा लिया, जिनसे उन महाजनपद के अंदर इनके रिलेशंस अच्छे बने, और कई जगह पर महाजनपद जो सामने वाली पावर थी उन्होंने इनके सामने घुटने टेक दिए। अब उसके बाद क्या होता? बिंबिसारा के बाद राजा बनते हैं अजाता शत्रु। ये बिंबिसारा के ही बेटे थे। इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बिंबिसारा ने खुद इन्हें रूलर बनाया था, इन्होंने बिंबिसारा को पहले इम्प्रिजन किया, फिर उनको मार दिया, और उसके बाद 492 बीसी के अराउंड अजाता शत्रु जो थे वो मगधा के राजा बने। उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने काशी और वज्जी दोनों महाजनपद पे अपना रूल इस्टेब्लिश किया। साथ में क्या हुआ? इन्होंने 460 बीसी तक रूल किया। उस टाइम तक इन्होंने काफी महाजनपद को मगधा के अंडर ये ले आए थे। उसके बाद एक रूलर रहे जिनका नाम था उदययन। उदययन रूलर रहे। उसके बाद क्या था? जो मगधा का रूल था वो चेंज हो गया, डायनेस्टी जो थी वो चेंज हो गई। उसके बाद मगधा को रूल आया शिशुनागा डायनेस्टी के पास। शिशुनागा डायनेस्टी ने कुछ टाइम तक रूल किया, बट शिशुनागा डायनेस्टी का ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। सिर्फ इनका एक इंपॉर्टेंट रूल था, जो अवंती महाजनपद था, जो काफी पावरफुल महाजनपद था अवंती, उसको इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब अवंती भी मगधा के रूल के अंडर आना स्टार्ट हो गया। अब शिशुनागा डायनेस्टी के बाद एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी स्टार्ट हुई, जिसको हम कहते हैं नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी जिसने मगधा के ऊपर रूल किया। उसके बाद रूल जो था वो खत्म हो गया था। अब नंदा डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे महापद्मानंदा, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की स्टार्टिंग की थी, और इन्होंने रूल किया 343 बीसी टू 321 बीसी तक इन्होंने मगधा के ऊपर रूल किया। अब इनको मेनली जाना जाता है, ही इज नोन फॉर डिस्ट्रॉइंग द क्षत्रिय क्लास को खत्म करने के लिए। उसके अलावा इनको जाना जाता है कि जितने भी महाजन पद बचे थे उन सबको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सबको इन्होंने अनेक्स कर लिया था। हिस्टोरियंस की माने तो धनानंदा जो थे, जो सन ऑफ महापद्मानंदा थे, वो लास्ट नंदा किंग थे, और धनानंदा के टाइम पीरियड पर ही क्या हुआ था? अलेक्जेंडर जो था वो इंडिया को इन्वेड कर रहा था। साथ में ग्रीक सोर्सेस की माने तो इस टाइम पर मगधा के पास काफी ह्यूज आर्मी थी, बट जो धनानंदा थे वो ज्यादा कैपेबल रूलर नहीं थे। वो अपनी लग्जरी लाइफ के अंदर और इसी तरीके से गलत चीजों के अंदर इंडल ज्यादा रहते थे। उसकी वजह से क्या हुआ? 321 बीसी के अराउंड धनानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से हरा दिया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्टार्टिंग की? मौर्यन डायनेस्टी की स्टार्टिंग की।
अब लास्ट चीज मगधा के एम्पायर के बारे में ये जानने को बचती कि ऐसे क्या रीजंस थे कि 16 महाजनपद में से मगधा ही सबसे ज्यादा राइज हुआ और एक एम्पायर बन पाए। एक तो कैपेबल रूलर्स, जैसे रूलर्स थे जो बिम्बिसारा था, जातशत्रु था, महापद्मनंद थे, उन सब में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सके। आयरन माइंस, आयरन की कोई कमी नहीं थी मगधा एम्पायर में, क्योंकि वो लोकेशन ही ऐसी थी और उसकी वजह से उनको वेपन्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं होती थी और उनका ट्रेड एंड कॉमर्स का बिजनेस और सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। फर्टाइल सोयल थी, एग्रीकल्चर सरप्लस था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, उससे भी उनकी इकोनॉमी को काफी हेल्प मिलती थी। अबंडेंट सप्लाई ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट की सप्लाई बहुत ज्यादा थी, जिससे कि उनको वॉर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलती थी। लोकेशंस, कैपिटल की, दोनों ही कैपिटल्स की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक थी कि कैपिटल्स पर डायरेक्ट अटैक करना पॉसिबल नहीं था। ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज्यादा डेवलप था, रिवर रूट से भी वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते थे। उनका एग्रीकल्चर भी सरप्लस में था, उनके पास आयरन की भी कमी नहीं थी, लैंड भी फर्टाइल था, सारी चीजें ऐसी थी जिनसे उनका ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत अच्छा चल रहा था। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से मगधा को सक्सेस मिली। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया की। अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ इंडिया, अलेक्जेंडर एक रूलर थे, कहाँ के, मैसेडोनिया से बिलोंग करते थे। उनकी लीडरशिप में उन्होंने ईरानियन एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और साथ में उन्होंने एशिया के माइनर जगहों को और साथ में इराक को भी उन्होंने कंक्वायर्ड कर लिया था। उसके बाद उन्होंने देखा कि जो इंडिया है उसके अंदर काफी सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया का जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है और इंडिया के अंदर काफी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इंडिया को इन्वेड करने के बारे में सोचा। इसलिए वो इंडिया आए, नियर अबाउट 326 BC के अराउंड वो इंडिया आए और नियर अबाउट 19 मंथ्स तक वो इंडिया के अंदर रहे। उन्होंने स्टार्टिंग की कहाँ से, तक्षशिला वाले रीजन से, खाइबर पास से वो इंडिया आए थे, खाइबर पास से वो इंडिया आए थे। और वहां से आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ, जो रूलर थे तक्षशिला के, आम्बी, उन्होंने उनके सामने सरेंडर कर दिया। उसके बाद वो वहां से आगे बढ़े। उसके बाद उनका एक इंपॉर्टेंट बैटल हुआ जिसको काफी बार एग्जाम में भी पूछा जाता था, बैटल ऑफ हाइडेपस। बैटल ऑफ हाइडेपस उनका किसके साथ हुआ, बैटल ऑफ हाइडेपस उनका हुआ पोरस के साथ। पोरस के साथ उनका बैटल हुआ। इस बैटल में पोरस उनसे हार गए, लेकिन फिर भी जो अलेक्जेंडर थे वो पोरस की ब्रेवरी से काफी इम्प्रेस हुए और उन्होंने पोरस को उनका राज्य वापस किया और साथ में पोरस को अपना अलाय बना लिया। उसके बाद वो फिर आगे बढ़े, कहां तक बढ़े, ब्यास नदी तक। उन्होंने कहां तक अपना सफर तय किया, ब्यास नदी तक अपना सफर को तय किया। उसके बाद जो ग्रीक आर्मी थी उनके साथ, उसने क्या किया, उस आर्मी ने ही सरेंडर कर दिया। अब ऐसा बोला जाता है कि जिस अलेक्जेंडर को पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं हरा पाया, उसको लास्ट में किससे डिफीट लेनी पड़ी, उसकी खुद की आर्मी से। क्योंकि उनकी जो आर्मी थी उनको काफी ज्यादा होम सिकनेस फील हो रही थी, इंडिया का जो वेदर था वो उनको सुटेबल नहीं लग रहा था। साथ में जैसे जैसे वो एक्सटेंड कर रहे थे वो मगधा की तरफ मूव कर रहे थे और आर्मी ने मगधा की सुप्रीम आर्मी के बारे में भी सुना हुआ था, इसलिए अब वो उतने लड़ने की कैपेसिटी में नहीं थे और उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो अलेक्जेंडर थे उनको फिर से बैक टू ग्रीक की साइड जाना पड़ा। जाते जाते कुछ स्मॉल टेरिटरीज को अलेक्जेंडर ने डिस्ट्रॉय किया। जो जो टेरिटरी उन्होंने अपने अंडर की थी, कई जगह को तो जो वहां के रूलर्स थे उनको उन्होंने वापस दे दिया, कई जगह पर उन्होंने ग्रीक गवर्नर्स को अपॉइंट किया और साथ में कुछ नई सिटीज लाइक काबुल के अंदर उन्होंने अलेक्जेंड्रिया नाम की सिटी, इस तरह से छोटी छोटी कुछ सिटीज को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया और उसके बाद 323 BC के अंदर उनकी डेथ हो गई। अब इफेक्ट्स क्या आए, अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेस्ट किया, उसके क्या इफेक्ट्स आए, क्या फायदा इंडिया को हुआ या क्या नुकसान इंडिया को हुआ। उससे एक पहली चीज हुई कि पहली बार इंडिया और एंशियंट यूरोप काफी क्लोज कांटेक्ट के अंदर आए, जो एक ओपनिंग थी किसकी, जिससे कि कुछ नए लैंड और सी रूट्स ओपन हुए, जिससे कि ट्रेड को एक बूस्ट मिला। एक चीज ये हुई। उसके अलावा कुछ ग्रीक हिस्टोरियंस ने अलेक्जेंडर कैंपेन के बारे में लिखा, जो इंडिया के अंदर अलेक्जेंडर ने कैंपेन किया। उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया की उस टाइम की सोशियो रिलीजियस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी लिखा। साथ में उन्होंने इंडिया में हो रही उस टाइम की सती प्रथा को भी वहां पर मेंशन किया, जिससे हमें थोड़ा बहुत इंडिया की सोशल कंडीशन के बारे में भी उस टाइम पीरियड की पता चलता है। उसके अलावा
जो अलेक्जेंडर का इन्फ्लुएंस था वो काफी तरीके से पॉलिटिकल कंडीशन के ऊपर भी पड़ा और अफेक्ट हुआ किसके ऊपर, इंडिया के कल्चर के ऊपर भी। जितनी सिटीज अलेक्जेंडर ने स्टेब्लिश की थी इंडिया के अंदर, वहां आकर ग्रीक के जो लोग थे वो रहने लगे, जिससे कि ग्रीक कल्चर भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। और साथ में अलेक्जेंडर ने जो छोटे छोटे टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय किया था, छोटे छोटे राजाओं को डिस्ट्रॉय किया था, उससे जो मौर्यन एम्पायर बाद में चलकर एक्सपेंड हुआ उसको भी एक्सपेंड होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। फिर क्योंकि उसके बाद मौर्यन एम्पायर को छोटी छोटी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अलेक्जेंडर ऑलरेडी कर चुका था और वो इजीली पूरे इंडिया के अंदर एक्सपेंड हो सका। दिस इज ऑल अबाउट अलेक्जेंडर इन्वेजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब मेनी हिस्टोरियंस, मोस्टली हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। हालांकि अगर हम बुद्धिस्ट सोर्सेज की माने तो बुद्धिस्ट सोर्सेज के अंदर इनको बताया गया है मौर्य क्लैन, और इसी मौर्यन क्लैन के नाम पर ही इन्होंने अपना नाम रखा था चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात क्या थी कि जो चाणक्य थे वो चाहते थे कि उनको नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करना था। अब चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके अंदर स्किल्स बहुत अच्छी हैं, वो एक राजा बनने के लायक हैं, इसीलिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अडॉप्ट किया, उनको ट्रेनिंग दी और बाद में दोनों ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को मौर्यन रूल से, मगधा के रूल से हटाया और खुद मौर्यन डायनेस्टी की फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की हेल्प से स्टार्टिंग की। अब क्या हुआ, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त दोनों ने मिलकर एक आर्मी को बनाया। उस आर्मी से पहले उन्होंने नॉर्थ वेस्ट के एरिया को कैप्चर किया और उसके बाद उन्होंने धनानंदा जो लास्ट नंदा किंग थे उनको साथ वॉर किया और उनको 321 बीसी के अराउंड उनको भी हरा दिया। हालांकि वॉर के ज्यादा एविडेंस आज तक भी हमें नहीं मिल पाए हैं। अब देखते हैं अचीवमेंट्स क्या रही चंद्रगुप्त मौर्य की। अचीवमेंट पहली ये रही कि जो अलेक्जेंडर के गवर्नर थे सेल्यूकस निकेटर, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। अब उनको हराने के बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का एक पीस एग्रीमेंट हुआ। उस पीस एग्रीमेंट से उन्होंने, सेल्यूकस निकेटर ने ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और इंदस के वेस्ट का एरिया जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। साथ में जो सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर थी उनकी शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगस्थनीज को एज अ ग्रीक एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। मेगस्थनीज वही हैं जो किसके, इंडिका के राइटर हैं। वही बुक इंडिका जो एक वन ऑफ द मेजर सोर्स है जिससे हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में पता चलता है। उसके अलावा अब ऐसा माना जाता है, ऐसा लिखा हुआ है कि जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसने कंप्लीटली इंडिया को कंक्वायर कर लिया था। सिर्फ कुछ नीचे केरला तमिलनाडु वाले रीजन को अगर हम छोड़ दें, पूरे इंडियन टेरिटरी मौर्यन डायनेस्टी के अंडर थी। लेकिन अगर हम एविडेंस की बात करें तो हमें हर रीजन का एविडेंस नहीं मिलता, कुछ रीजन का मिलता है, कुछ का नहीं मिलता। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाले रीजन के ऊपर रूल किया था, उनको कंक्वायर्ड किया था, वो हमें कहाँ से पता चलता है? जो रुद्रजमन की जूनागढ़ वाली रॉक इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर इस चीज के बारे में मेंशन है। वहां से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र और काठियावाड़ वाले रीजन के ऊपर भी रूल किया था। अब बात करते हैं बिंदुसारा। बिंदुसारा सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ नहीं की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने विलिंगली बिंदुसारा को राजा बनाया था। अब इनको राजा बनाने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ, वो एक जैन मॉन्क बन गए। वो एक जैन मॉन्क बन गए और जैन मॉन्क बनकर वो कर्नाटका की साइड रहने लगे और वहीं कर्नाटका की साइड रहने लगे और वहीं उनकी डेथ हो गई। ऐसा माना जाता है कि कुछ फेमाइन वाली कंडीशन से, हंगर की कंडीशन की वजह से, वैसे भी जैन मॉन्क बनने के बाद लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी, तो इन्हीं चीजों की वजह से तबीयत खराब हो गई उनकी और लास्ट में उनकी कर्नाटका में ही डेथ हो गई। अब बात करते हैं बिंदुसारा, जो किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के और उनकी वाइफ दूरधारा के। अब ऐसी भी एक स्टोरी है कि जो चाणक्य थे वो टाइम टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य को जहर देते थे। वो इसलिए देते थे ताकि अगर कोई भी चंद्रगुप्त मौर्य के कोई भी दुश्मन उनके खाने के अंदर
जहर डाल दे, पॉइजन डाल दे, तो उनसे उनकी डेथ ना हो। और ऐसा माना जाता है कि जो दूरधारा उनकी वाइफ थी, उन्होंने गलती से चंद्रगुप्त मौर्य का खाना खा लिया था, और जब उन्होंने खाना खाया तो चाणक्य समझ गए थे कि अब इनकी डेथ हो सकती है। इसीलिए जो उनका वोम था जिसके अंदर बिंदुसारा थे, उन्होंने तलवार से उनको कटकर, जो ऐसे प्री मैच्योर बेबी जो आज के टाइम पे बर्थ होते हैं वैसा उन्होंने किया था, जिससे कि दूरधारा की डेथ हो गई थी, लेकिन बिंदुसारा जो थे वो बच गए और फिर बड़े होकर वो राजा बने। कब बने? 297 बीसी के अराउंड। अब उनको एमिट्रोकट्स भी बोला जाता था और उन्हीं को स्लेयर ऑफ फॉयस भी बोला जाता था। उनके कांटेक्ट, ऐसा भी एविडेंसेस है कि उनके कांटेक्ट किससे थे? सीरिया के जो सेलूसिड किंग थे एंटियोकस I, उनके साथ भी उनके कांटेक्ट्स थे। और अगर बुद्धिस्ट सोर्सेज की माने तो जो उनकी डेथ थी वो नियर अबाउट हुई 273 टू 272 बीसी के अराउंड। इनके टाइम पर भी मगधा जो एम्पायर, सॉरी मौर्यन एम्पायर जो था वो काफी हद तक एक्सपेंड हुआ और ये काफी कैपेबल रूलर ये भी माने जाते हैं, बट हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया। अब उनके बाद जो उनके बेटे थे उनके बीच में एक छोटा सा बैटल हुआ, युद्ध हुआ, ऐसी स्टोरीज हैं कि उनके बीच में युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद लास्ट में कौन जीता? अशोका जो थे उनकी जीत हुई, और बाद में मौर्यन एम्पायर के जो नेक्स्ट रूलर बने वो कौन बने? अशोका। अब अशोका के बारे में हम डिटेल में कल की क्लास में स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मेनली जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेजर मेजर प्रोविंसेस के अंदर डिवाइडेड था। कैपिटल उनकी पाटलिपुत्रा थी, तो सेंट्रल अथॉरिटी का थी पाटलिपुत्रा। उसके अलावा उनकी 4 मेजर प्रोविंसेस थी। कौन कौन सी? तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड तोसाली। अब उसके अलावा मेजर सबसे ऊपर कौन था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? किंग था। किंग के अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस थे वो कौन कौन थे? ये रैंकिंग के वाइज नहीं नोट डाउन है, ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो उस टाइम पर वर्क करते थे। जैसे कि सेनापति, सेनापति कौन थे? जो आर्मी चीफ होता था। महादंडनायका कौन थे? जस्टिस मिनिस्टर जिसको बोला जाता था। संधि विग्रह जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम के। धंडापशिका जो पुलिस चीफ थे उस टाइम पर। और महाप्रतिहारी जो उस टाइम पर पैलेस की जो केयर टेकिंग का काम करते थे उनको कहते थे। अब इसके अलावा क्या था? पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिवाइडेड था। जैसे आज के टाइम पर हमारे होता है एक पीएम होते हैं हमारे, और साथ में पीएम की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। वैसे ही किंग, और किंग के बाद क्या थे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, जिनके और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे उनके हेड कौन थे? अध्यक्ष। उनके हेड को बोला जाता था अध्यक्ष बोला जाता था। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे जो वहीं अवेलेबल होते थे राजा के लिए? एक तो युवराज, क्राउन प्रिंस जो राजा के बाद राजा बनने वाले, पुरोहित जिसको हम चीफ प्रिस्ट कहते हैं, सेनापति, आर्मी चीफ हो गए, एंड अमात्य। अमात्य किसको बोला जाता था उस टाइम पर? जो आज के टाइम पर जो सिविल सर्वेंट का काम होता था वो उस टाइम पर अमात्य का काम होता था। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये 3 सीक्वेंसेस फॉलो की जाती थी। पहले थे तीर्थस और अमात्य, सबसे ऊपर के रैंकिंग ऑफिशियल, जो कितने नंबर्स थे? टोटल 18 ही नंबर्स थे। फिर उसके बाद होते थे अध्यक्षस जो मिलिट्री और इकोनॉमिक फंक्शंस को संभालते थे, जो कितने थे? 20 इन नंबर थे। और लास्ट होते थे इस रैंकिंग में महामत्यास, जो रैंकिंग ऑफिशियल्स थे जो अध्यक्ष से नीचे काम करते थे। अब अगर हम प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके अंदर मेजर कौन थे? सबसे ऊपर थे प्रदेशिका, जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वर्क होता है उस टाइप से डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वर्क करते थे। फिर उसके बाद थे सथानिका जो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर होते थे। फिर नेक्स्ट थे आपके दुर्गापाला जो गवर्नर थे किसके? फोर्ट्स के। नेक्स्ट है आपके अंतापाला जो फ्रंटियर गवर्नर कहलाते थे। उसके बाद थे आपके गोपास, गोपास किसके लिए कहते थे? अकाउंट्स के लिए, जिनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। नेक्स्ट है लिपिकर्स जिनको स्क्राइब, स्क्राइब्स क्या होते हैं? जितनी भी उस टाइम पर इंपॉर्टेंट चीजें होती थी, इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते थे, उनको नोट डाउन और मेंटेन करने का काम किसका होता था? लिपिकार्स का होता था। लास्ट थे आपके अक्षा पटाला, जिसको हम किसके लिए? उस टाइम के रिकॉर्ड्स को ऑडिट करने के लिए, जो ऑडिट करने का काम था वो किया करते थे। अब 2 इंपॉर्टेंट एक्ट थे उस टाइम पे। पहला आपका कौटिल्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य को ही चाणक्य भी बोला जाता है और विष्णुगुप्ता भी बोला जाता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। अब एक्चुअल अर्थशास्त्र को डिस्कवर कब किया गया? 1905 के अंदर। किसने किया? रुद्रपतना शमा शास्त्री ने
जो आपका ओरिजिनल अर्थशास्त्र है उसको डिस्कवर्ड किया। अर्थशास्त्र टोटल 15 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। 15 में से जो 5 हैं आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते हैं, 8 हैं जो इंटर स्टेट रिलेशन से बिलोंग करते हैं, और जो लास्ट के 2 सेक्शंस बच गए वो मिसलिनियस है। उसके अलावा टोटल 6000 श्लोक आपके अर्थशास्त्र के अंदर हैं, और साथ में स्टेट सप्तंगा थ्योरी भी अर्थशास्त्र के अंदर मेंशन है कि एक किंग को, एक स्टेट को किस तरह से संभालना चाहिए और एक स्टेट के अंदर क्या क्या अथॉरिटीज होनी चाहिए। उसके अलावा किंग से रिलेटेड ड्यूटीज को भी अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र के अंदर 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स को मेंशन किया गया है, और साथ में मौर्यन एम्पायर के बारे में, उसकी मौर्यन की आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी के बारे में भी अर्थशास्त्र के अंदर काफी कुछ मेंशन है। अब बात करते हैं मेगास्थनीज इंडिका, जो एक इंपॉर्टेंट सोर्स रही मौर्यन एम्पायर के बारे में। मेनली मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो बात करती है पाटलिपुत्र के बारे में, क्योंकि मेगास्थनीज मैक्सिमम टाइम पाटलिपुत्र में ही रहे थे। उन्होंने सोसाइटी को 7 क्लासेस ऑफ सोसाइटी के अंदर, 7 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, और उनकी बुक के अंदर 4 वर्ना सिस्टम की बातें हमें नहीं देखने को मिलती। साथ में उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया के जो लोग थे वो कृष्णा और शिवा की वर्शिप करते थे उस टाइम पीरियड पे। साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो पाटलिपुत्र था वो मोट से सराउंडेड था, और साथ में जो चंद्रगुप्ता मौर्य का प्लेस था वो किससे बना हुआ था, वुड से बना हुआ था। साथ में एक प्रॉब्लमेटिक बात भी मेगास्थनीज ने बोली कि इस टाइम पर इंडिया के अंदर कोई भी स्लेव सिस्टम नहीं था। हालांकि ये बात आप करेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर 9 टाइप्स ऑफ स्लेव मेंशन है। इसका हम प्रिडिक्शन ये कर सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पर जो स्लेव सिस्टम था वो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो थी उस टाइम पर, वेस्टर्न डायनेस्टीज जो थी यूरोपियन, वहां पर स्लेव सिस्टम बहुत वर्स होता था जहां से मेगास्थनीज बिलोंग करते थे। तो शायद जो इंडिया का स्लेव सिस्टम था वो उनको रियल स्लेव सिस्टम लगा ही नहीं, इसीलिए उन्होंने स्लेव सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं किया। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल की क्लास में हम अशोका के बारे में बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम चांस है कि वहां से आपका क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा ही आएगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो। थैंक यू।